अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन का लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया हमारा जी। और थोड़ा सा पेन ज़रा मेरा अवेलेबल नहीं है इस वक्त, घर रह गया शायद, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तब तक के लिए बस ज़बानी कलामी पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS बताया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर है इसका 16 और ये किससे डील करता है वो भी पढ़ाता हूँ। कल तक हमने जो काम किया उसमें कोई मसला है तो बता सकते हैं। कल मैंने आपको लहरी वाला सवाल करवाया था, कोई क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। फिर आपको होमवर्क के अंदर आर गिग्स ये सवाल दिया था, इसका सोल्यूशन साथ मौजूद था, किया था? हाँ, सोल्यूशन देख कर किया होगा, है ना? ये पहले दिन वाली नसीहत याद रखनी है आखिरी दिन तक। एक बार सवाल पूरा करना है, गलत होने से नहीं डरना। मैंने आपको कितना बड़ा इंसेंटिव दिया हुआ है कि अगर 70% तक सही हो गया सोल्यूशन तो माफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर काहे का डर, इतनी गलती कर लेना। लेकिन अगर सोल्यूशन देखे बगैर सवाल करने की आदत पड़ गई डे 1 से ही आपको, तो इंशाल्लाह पास होने से कोई ताकत नहीं रोक सकेगी आपको। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पास हो जाओगे, ठीक है? तो इसको अपनी आदत बना लो। तो हो गया था ये सवाल, इसमें कोई चीज़ में मसला है तो बताएं, बोले। यस, हाँ, इंक्रीज प्रोविजन हुई है बाय 91, ठीक है, ये तो बात ठीक है। कहीं बैड डेट तो नहीं था सवाल के अंदर? बैड डेट है ना? अच्छा, वैसे इसको हमने रिवाइज भी करना ही है, लेकिन करेंगे कहीं आगे जाकर, फिलहाल तो क्योंकि ये टॉपिक नहीं है ना, फाइनल अकाउंट का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बाकायदा आपको पूरा लेक्चर तो नहीं लगता, लेकिन कोई घंटा सवा लग ही जाता है। इसको बैड एंड डाउटफुल डेट को रिवाइज करवाता हूँ अपने हिसाब से, यानी कि इतना रिवाइज हो जाता है कि किसी ने ज़िंदगी में ना भी पढ़ा हुआ हो तो FAR के पर्चे में भी इसको डील कर लेता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी डील कर रहता है, बाकी ज़िंदगी में भी डील करता रहता है, ठीक है ना? लेकिन बहरहाल आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा होता। बहरहाल मैं आपके सामने प्रोविजन का लेजर बना देता हूँ। भाई मार्कर जो है ना, उनकी चस नहीं आ रही, ये मार्कर वो वाला, इसको चालू करना है, उसको भरना है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर वो तो भी माड़ा जी शायद सही। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ब्रॉड डाउन बैलेंस सवाल में गिवन है। मैंने थोड़ी सी बात की थी कि नॉर्मली कुछ ज़्यादातर चीज़ें इस क्लोजिंग ट्रायल के अंदर क्या होती है, ये ट्रायल तो क्लोजिंग है ना, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस जो है वो 28 फरवरी का है, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है पर अनएडजस्टेड है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्लोजिंग होती है, कुछ ओपनिंग भी होती है, जिनमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी था, ठीक है। उसकी वजह ये बताई थी कि पूरे साल इसमें एंट्री नहीं होती। नॉर्मली हम क्या करते हैं, साल के आखिर में जाके डेटर्स पे एक प्रोविजन का रेट लगा के क्लोजिंग निकालते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जिसको आप कह रहे हैं, और उसको PNL में ले जाते हैं, ठीक है। बहरहाल जब फाइनल अकाउंट के चैप्टर में लेके जाऊंगा आपको, प्रोविजन भी रिवाइज हो गई होगी, तो वहां पे फिर ये रूल लिखवाऊंगा। अभी लिखो मत, अभी जुबानी सुन लो कि कब प्रोविजन ओपनिंग है कब क्लोजिंग है। यहां पर तो लिखा हुआ है, फिर टेंशन ही कोई नहीं। चलो वैसे रूल बता देता हूं, अगर क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करने का डेटा गिवन हो सवाल में तो फिर ट्रायल वाली ओपनिंग होती है। ये रूल उस वक्त लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल तो उसने खुद लिख दिया। यकम मार्च 2006 पर ये प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है 405। ओपनिंग है, ओपनिंग है, कोई शक? तो यकम मार्च पे कितना? 405। अब एक तरीका क्या सीखा हुआ था हमने कि क्लोजिंग प्रोविजन दे देगा रेट और हम उसको डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पे लगा के फिगर निकाल लेंगे। लेकिन उसने डेटा ऐसे ना दिया, बल्कि उसने हमें क्या बता दिया, प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुई है? 91 से। अच्छा, कहीं पे बैड डेट, कहां पे है बैड डेट? बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर भी है, ठीक है। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर जो है उसकी एंट्री आपने तो बचपन में सीख रखी है। हाँ, ये दो लेजर्स बना करते हैं, लेकिन जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना इंशाल्लाह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मैं आपको कहा है घंटा डेढ़ लगा के, तो उसके अंदर मैं इस लेजर को, बैड डेट रिटर्न ऑफ का जो लेजर होता है, ये एक्सपेंस कह लें इसको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि असल में एंट्री क्या होती है ये उस वक्त सीखेंगे। अब ज्यादा जिद ना करना है इस पे, वरना अभी घंटा डेढ़ तो इस पे आज लग जाएगा, आज नहीं लगाना इस पे, ठीक है ना। वक्त आने पे इस पे जब टाइम लगना ही है, आज क्यों जाया करें। बहरहाल उस वक्त क्या कराऊंगा, वैसे आपने ये किया हुआ बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने?
अच्छा, अब ये जो है ना 730, ये ट्रायल में नजर आ रहे हैं, ये ट्रायल में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जो क्लोजिंग डेटर्स हैं, अब ये कहां पे होंगे, कहां पे होंगे, कहां पे होंगे, ये डेटर्स क्लोजिंग 12316 हैं, इसमें से ये माइनस हो चुके हैं या नहीं हो चुके, क्योंकि ट्रायल में बैड डेट रिटर्न ऑफ का पेन मिल गया। लाओ यार, जज़ाकल्लाह। ट्रायल में बैड डेट रिटर्न ऑफ के होने का मतलब क्या है कि डबल एंट्री हुई है तो वो ट्रायल में पहुंचा है, यानी कि जज़ाकल्लाह, यानी कि लिख रहा है ये भाई, हाँ पकड़ा दो इनको, ये लेते जाएंगे, ठीक है ना। इधर 3-4 रख दो, बाकी यहाँ से हट जाओ बस, भाई को दे दो, इसको एक, इसको, इस बेचारे क्या कसूर है, इसको पकड़ा दो, अपने रखते जाएं और आगे भेजते जाएं बस। अच्छा जी, अब दरअसल ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, मुझे नहीं पता ओपनिंग कितना था, मुझे नहीं पता कितनी सेल्स हुई, मुझे नहीं पता कितना कैश है, मुझे ये पता है कि बैड डेट राइट ऑफ हुए ड्यूरिंग द ईयर कितने कितने 730। ये 730 की डबल एंट्री हो चुकी हुई है, 730 बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, और मुझे क्या पता कि सेल्स कितनी हुई है, मुझे क्या पता कि कैश कितना, मेरा इससे कोई सरोकार भी नहीं था। क्लोजिंग डेटर्स मौजूद हैं और उनको उठाकर हमने बैलेंस शीट में लिखना है नेट ऑफ प्रोविजन। ओके, अच्छा, ये क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये डेटर्स यूं करके लिखते होते थे ऐसे ही। फिर उसके बाद आप लोग इंट्रो में पढ़ के आए हैं, दो तरीके होते हैं, या तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को प्रोविजन में या प्रोविजन को बैड डेट रिटर्न ऑफ में ले आए। ज्यादा बेहतर क्या होता है, बैड डेट रिटर्न ऑफ को प्रोविजन के लेजर में ट्रांसफर कर दें और एक फिगर निकाल के पीएनएल में ले जाए, सही है। अब ये क्लोजिंग ट्रायल के अंदर गिवन है, अभी बता ही दो कितना है, 1 2, इसको नहीं छेड़ना, कोई इसको ये ना कहे कि ये अनएडजस्टेड है, ठीक है। अब इस मुसीबत मारे को फिर क्यों दिया गया, ये ट्रायल में पड़ा है और ये इसका क्या करे, तो भाई उसका एक अगला स्टेप होता था। उस स्टेप क्या होता था, हम कहते थे जी, उम्मीद है आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा, एक तरीका क्या है, तरीका नंबर 1, 730 पीएनएल में अलग ले जाएं और 91 का इंक्रीज अलग ले जाएं। ऑप्शन 2, 730 को यहां से क्रेडिट करके इधर डेबिट कर दें और एक कंबाइंड फिगर यहां से पीएनएल में ले जाएं, ये ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 3, इसको उधर ले जाएं, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो ऑप्शन 1, बैड रिटर्न ऑफ अलग जाए और प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज अलग। बैड रिटर्न ऑफ जो है वो एक्चुअल बैड डेट है, जबकि इंक्रीज डिक्रीज प्रोविजन का वो चेंज, वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल हो या एक्सपेक्टेड हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है चाहे एक्सपेक्टेड भी है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना, तो जाने तो दोनों ही होते हैं। तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, रिटर्न ऑफ बैड डेट के अकाउंट को खाली कर दो, उंडेल दो इस अकाउंट में। ऐसे ही सीखा हुआ है, किसने ऐसे सीखा हुआ है, कोई बात नहीं। अलग अलग लेके जाना सीखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग ले जाना नहीं सीखा, प्रोविजन को इधर ले जाना सीखा हुआ है, चलो खैर है, ये तीनों तरीके ही सही हैं। पर हमारी क्लास में अब वो तरीका चलेगा जो हम आज कर लेंगे, क्योंकि एक क्लास में 3 तरीके तो नहीं चल सकते ना, सारे सही हैं, सारे तरीके सही हैं, सब इस्तिज़ा कराम ने आपको बिल्कुल सही पढ़ाया है, अल्टरनेटिव है ना। लेकिन अब एक क्लास में अल्टरनेटिव नहीं चलाएंगे हम, आज जो डिसाइड करेंगे और आगे जैसे पढ़ाऊंगा फिर आगे फिर ऐसे ही आप जिंदगी में यूज करेंगे। सबसे आसान तरीका है, तो क्या करें, 730 को यहां से क्या कर दें, पीएनएल में अलग फेंकने की बजाय इसको प्रोविजन में फेंक दें। अच्छा, अगर मैं इसको पीएनएल में फेंकता हूं, लेट्स से, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो पीएनएल के अंदर आपका बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना आ गया, ठीक हो गया। और दूसरा कह रहा है जी प्रोविजन कितने से बढ़ गई है, बढ़ना, प्रोविजन का बढ़ना एक्सपेंस होता है, तो ये बैड डेट एक्सपेंस भी पीएनएल में चला जाता है, बैलेंसिंग नहीं है, बल्कि आज उसने दे दिया बैलेंसिंग क्लोजिंग आ जाएगा ये, ठीक है। मैंने पीएनएल लिखना था, तो ये 91 भी इसकी एंट्री हुई पड़ी है, प्रोविजन, ये पीएनएल डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 91। तो एक तरीका ये, ठीक है, पर मुझे ये पसंद नहीं और मैं ऐसे नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मुश्किल तरीका है। आप आगे जिंदगी में चल के जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा वो आसान होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर भी जहां जहां हमने इसको यूज करना है, खास तौर पे फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम इसको, या एनपीओ के अंदर इसको, सच्ची याद आया सिलेबस चेंज हो गया, बताता हूँ यार, शुरू में बताना था भूल गया, चलो खैर, तो बताता हूँ, ठीक है। आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गई, उल्टा आसान हो गई, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को पास करने के लिए, और यशी लग गई आपकी। अच्छा खैर, वैसे मैं तो समझता हूँ कि वो पास होने वाले टॉपिक ही थे, खैर चलो बाकी भी पास होने वाले हैं। अच्छा चले, ये दोनों अलग अलग, मुझे भूल गया था स्टार्ट में, आपने सवाल ही नहीं किया कि सर हमारा सिलेबस नहीं चेंज हुआ, मैं स्टार्ट में ही बताता बच्चों को, बच्चे इंतजार में होंगे। चले खैर, ये दोनों मिलकर एक्सपेंस है, ये एक्चुअल और ये एक्सपेक्टेड, कोई मसला। अब इसका टोटल क्या है, टोटल
821। अब हमारा तरीका वारदात क्या होगा, ये चूंकि अब आगे हमने इन टॉपिक्स में भी और FAR2 यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर भी जाके कई टॉपिक्स हैं, उसमें इसने दोबारा आना है, तो सबसे बेस्ट आसान तरीका जो है वो मैं आपको सिखाने लगा हूं, जो आगे टॉपिक्स में एज अ टॉपिक बैड एंड आउटपुट शायद इस तरह से सही था, पर खत्म होगी कहानी। अब इसने एज अ टॉपिक नहीं टेस्ट होना चाहिए, 8 नंबर का सवाल आ जाए, इसका MCQ आ जाए, ये नहीं होगा, इसकी एडजस्टमेंट्स आएंगी सवालों में। तो वो तरीका आपको बताऊंगा जिस तरीके से उन सवालों में इसकी एडजस्टमेंट को टैकल करना सबसे आसान है। वो तरीका क्या है, हम इसको PNL में अलग फेंकने की बजाय इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में। ये ट्रांसफर की एंट्री क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट और प्रोविजन का अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया, सही है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका एक ये 90 था, ये तो इंक्रीज इन प्रोविजन था ना, अब इसको आपने अलग से 91 सॉरी नहीं था, आपने इसको यूं लिखना है, आपने कहना जी 405 जो है ये बढ़ के कितना हो गया, उसने ये नहीं बताया, उसने ये बताया कि ये कितने से बढ़ा, प्रोविजन कितने से बढ़ी, तो वो ओपनिंग से ही बता रहा है ना। ओपनिंग प्रोविजन अगर 405 थी तो वो बढ़कर 91 हुई है या 91 से बढ़ी है। जुमला क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय, तो प्रोविजन तो ये बढ़ी है 405 को आपने कितने से बढ़ाना है, तो 91 से बढ़ाओ, क्या आता है 496, बैलेंसिंग फिगर निकालो, वही 821 नहीं आ रहा है, वही 821 है, तोड़ के भी तो 821 ही लेकर गए थे, हम इसको तोड़ के नहीं ले जाया करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा एक्सेप्टेबल, वैसे एक्सेप्टेबल है तो मेरी क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको इस आदत पे डालना है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, हमने एक्चुअल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस दोनों को कंबाइन करके PNL में एक फिगर लिखी है। ये बहुत सारे अगले टॉपिक्स में आपको हेल्प करने जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, इसको छोड़ो, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की मिसाल उठा लो, आपने वहां पे IAS 12 करना है, बल्कि उससे पहले आप यहाँ पे टैक्स के अंदर वो बिजनेस इनकम करोगे तो करंट टैक्स निकालना होता है, तो वो कहते हैं टैक्स वाले के बैड डेट एक्सपेंस को जो है वो रिवर्स करो और रिटर्न ऑफ को ले लो, तो ये फिगर दो आपके आमने सामने होंगी, एक को उल्टाएंगे एक को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये हमारी अकाउंटिंग आसान होगी। यहां पर भी बहुत आसान होगी जिंदगी कि आपने बैलेंस शीट बनानी है, PNL बनाना है, फाइनल अकाउंट का सवाल आया हुआ है, आपने उस प्रोविजन की एडजस्टमेंट डाल दी, प्रोविजन की एडजस्टमेंट, ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट थी इस सवाल की, इससे आसान ही होती है, लेकिन अब दो चीजें निकल आई हमारे पास। एक चीज PNL में क्या जाना है, हमने कहा जी PNL में जाएगा बैड डेट एक्सपेंस। अब ये बैड एक्सपेंस जो है ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल बैड डेट का भी और एक्सपेक्टेड एक्चुअल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस कंबाइन होकर बन गया बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है, कितना फर्क तो कोई नहीं ना पड़ा, ये एक्सपेंस है ये भी एक्सपेंस ही है, ओके सही है ना। ये क्या है, बैड एक्सपेंस, ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन इज आल्सो इज एन एक्सपेंस, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये बैड एक्सपेंस। कोई मसला। दूसरी चीज क्या होती है जी, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है, इधर बनाते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट्स में, भाई बैलेंस शीट के अंदर आपने डेटर्स को नेट शो करना होता है, नेट ऑफ व्हाट, अब क्लोजिंग डेटर्स कितने 12,316 और क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है, तो आंसर क्या आ गया 11,495। अब आपको इस सवाल के अंदर मसाइल क्या आए, मसला नंबर 1 ये आया कि कुछ बच्चों ने इसको अनएडजस्टेड कह के इससे एंट्री करके इसको एडजस्ट कर दिया होगा, किसने ऐसा किया, तो क्या उन्होंने कहा कि एंट्री नहीं हुई है बैड रिटर्न ऑफ की तो कर लेते हैं, कितने बच्चों ने ऐसे किया, कितने बच्चों ने ऐसे कहा कि ये क्लोजिंग सही नहीं है, इसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह के इसको कम किया, किसी ने किया ऐसे, किसने किया, वाह वाह जबरदस्त, अच्छी बात है, मतलब ट्रायल में अगर आया पड़ा है तो डबल एंट्री होके आया पड़ा है, तो क्लोजिंग डेटर्स में से माइनस हो चुका है, चलो वेरी गुड, यहां पे तो हम एक फुटिंग पे आ गए। अब ये लेजर तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको ये दिखाना था, इसकी डबल एंट्री ये हुई थी। अब एक तरीका क्या है, इसको अलग PNL में लाओ और इंक्रीज इन प्रोविजन अलग, अगर वो काम करते ना तो उस काम में क्या होता, ये यहां पे ना आता, यहां पे 91 लिखते और ये बैलेंसिंग 496 आ जाता, पर मैंने जरा थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाया, ठीक है कोई मसला इसमें। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है 11,495, PNL में क्या जाना है 821, कोई मसला, सॉल्यूशन में यही था है? नहीं मैंने नहीं किया हो सकता है गलती हो गई हो, प्रोविजन 821 सही है, और ठीक है ना 11,820,
इधर भी 820 आना है, तो आप लोगों ने गलत बताया। हाँ है, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? 11,800 ये पता है क्यों लगाया मैंने? आपको कैसे पता है? एमए के लेक्चर में गिरा था, आपको कैसे पता है? अच्छा, ओ माय गॉड, एक तो मैं हर बात ही बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी बेटा, और कोई सवाल? अच्छी एडजस्टमेंट, शुक्र है भाई पूछ लिया आपने, मैं तो समझा सी बस जा रहे हैं कम। तो आप फैक्ट्री का ज़ूम करके कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो, एक नोट डाल दो। वैसे नॉर्मली रेंट जो है वो नॉर्मली आप एडमिन में ही डाल देते हैं अगर खामोश हो तो, बाकी कोई मसला नहीं है। जिंदगी दिलेरी से गुजारनी है बस, पर फेल नहीं होते इंशाल्लाह, फिर पास हो जाओगे, ठीक है ना? डरना नहीं है, डरना मना है। हाँ जी, चले? किधर चले? इधर ही बैठो, पढ़ो, चले। ये शुक्र है पेन जिंदा हो गया है, दूसरा भी शायद चल गया हो, ये नहीं चल रहा, तीसरा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। घर से मंगवाया है? हाँ, पेपर के चेंजेस बता दो भाई, गुड गुड क्वेश्चन, ये बैठ के करने वाला। अच्छा जी, अपना ये अब कल ही कम्युनिकेशन हुई है, तो मेरी आपकी क्लास जो है वो परसों पहली हुई थी, तो पहली क्लास के अंदर जो बात सामने थी वही आपको बता दी गई थी, लेकिन हम रियल टाइम अपडेशन तो करते ही रहते हैं। तो जो चीज़ रिमूव हो गई है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चला ही गया बिल्कुल, ये उन्होंने उड़ा के रख दिया, ठीक है। अच्छा, वैसे ये अच्छा टॉपिक था, जिन्होंने पढ़ा है ना, आप पूछेंगे उनसे, उनको वो आपको बताएंगे यार ये तो नज़र ही नहीं आ रहा ऐसे करते। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आपको बताएंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक था कि छोटे बिजनेस की फाइनेंशियल आप बना सकते हैं, यानी कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी दिहाड़ी शाड़ी लगा लें। हाँ जी, किसी दुकानदार ने कहा, किसी स्टोर वाले ने कहा यार बैंक से लोन लेना था, बैंक वालों ने ना उसके लिए कहा है कि ऑडिटेड अकाउंट्स लाओ। अब अकाउंट्स कहाँ से बनाएं यार, तो अकाउंट ही बना दो। तो आप अकाउंट्स बना सकते थे छोटे बिजनेस के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, ठीक है। तो खैर उसकी आमेज़िश दिहाड़ी मारी गई है, भाई हंस रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि इस टॉपिक की आमेज़िश आपको फिर भी मिलेगी, और वो मिलेगी एनपीओ के टॉपिक में, यानी एनपीओ के अंदर वो अप्रोच से आप सवाल करते ही हैं, तो इंशाल्लाह गुजारा हो ही जाएगा फिर भी। एनीवेज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज टोटली खत्म। नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, ये पहले था, मैंने आपको बताया था पिछली अटेम्प्ट से पहले T1 लेवल का नहीं था, T2 का बड़े सवाल आते थे। पिछली अटेम्प्ट में इन्होंने इसका टेस्टिंग लेवल बदल कर T1 कर दिया, यानी इसमें से मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का सवाल आ सकता था, लेकिन अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उड़ाकर इसको दोबारा इसके पुराने ओहदे पर बहाल कर दिया गया। जो सस्पेंशन की गई थी, सस्पेंड किया गया था, इसको दोबारा बहाल कर दिया गया है। अब ये दोबारा T1 लेवल से, दोबारा क्या आपके लिए तो ये T1 लेवल से ये कल चेंज आई है, मीटिंग के अंदर उन्होंने डिसाइड करके बता दिया हमें, T1 से T2 में ले आए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, यहाँ से IS 38 जो है वो उड़ गया है, ठीक है जी। IS 38 उड़ गया है यहाँ से, और बेसिकली ये यहाँ से उड़ के चला गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। तो जो इस दफ़ा बच्चे पर्चा पढ़ के इंशाल्लाह पास तो हो ही जाता होता है बच्चों का, जिन्होंने पढ़ा है पर्चा दे दिया, पास तो हो ही जाएंगे, पास करके आगे जाएंगे, उनकी मौज लग गई, उनका एक टॉपिक पढ़ाया होगा। हाँ, लेकिन आप अगली बार जाके पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली बार 2 टॉपिक ऐसे थे जो बच्चों को पढ़ाए मिले थे, एक रेशोस और एक ईपीएस। तो वो ईपीएस तो अभी भी उधर ही है, लेकिन रेशोज अब आपके पास वापस आ गया। तो रेशोज का टॉपिक जो वापस आया है वो इधर ही ऐड होना चाहिए। अभी वो ग्रेड बी में डाला उन्होंने। अच्छा, वैसे ज़्यादा अच्छा होता कि इसको ग्रेड ए में रखते। खैर एनीवेज, सानू की जितने मर्जी होए, ये मैंने देखा नहीं था असल में, बट टाइम नहीं मिला, बस मैंने ये देख लिया था 25 से 35 हो गया, तो फिर इधर कम होकर ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 बढ़ा है ना, अब बोलो, तो ये भी फिर 25 से 35 हो गया। ओके, अच्छा, तो अब ऐड कर दें यहाँ पर, अब कहाँ पे लिखें, यहीं पर लिख देते हैं, प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस एरर को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ना, इसका नाम थोड़ा छोटा कर लें, क्या ख्याल है? इधर मैं लिख देता हूँ न्यू चैप्टर,
इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जनाब आपकी बस टोटल चेंज है। तो इससे ना आपको फ़ायदा क्या हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उर्फ़ आम में इसको रेशोज़ कहते हैं, उर्फ़ आम में, लेकिन सिर्फ रेशोज़ नहीं होती, इंटरप्रिटेशन के और तरीके भी होते हैं। बहरहाल उर्फ़ आम में इसको रेशोज़ कहते हैं। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ओवरऑल? देखिए जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक चैप्टर, एक मुश्किल चैप्टर था, एक मुश्किल टॉपिक है ये, सिंगल एंट्री भी जिसको कहते हैं, और इस पर कोई अराउंड 13-14 लेक्चर्स लगते हैं, और फिर भी बच्चा एंड पे कह रहा होता है 1-2 और भी लग जाए तो खैर है, ठीक है। तो मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ कि 13 लेक्चर इस पे 13-14 लग जाते थे। चले 13-14 लेक्चर्स बच गए। फिर आपका इंटेंजिबल निकल गया यहाँ से, इसके ऊपर भी तकरीबन 9-10 लेक्चर्स लग जाते थे। तो ये कोई अराउंड 20-25 लेक्चर्स की बचत हुई। इन क्या हुआ, रेशोज़ 5-6 दिन के अंदर हो जाता है। फिर टेस्टिंग लेवल बढ़ा एनपीओ का, तो 2-3 लेक्चर्स बढ़ जाएंगे जितने पहले लगाने फिर भी पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मिला जुला के कोई 10-15 लेक्चर्स की आपको बचत ही बनी है, आपके लिए आसानी ही हुई है, ठीक है। ओके, तो ये जनाब आपकी चेंजेस हैं। कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं आप। 2 चैप्टर्स निकल गए, एक नया आ गया आपके लिए, और एक का टेस्टिंग लेवल उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, ठीक है, अच्छा चेंज है, आपके लिए खुशाइन है। चलें आप पढ़ाई शुरू कर दें। ये हाँ जी, कोई भी उठा लें, बस 4 से ज़्यादा नहीं दे सकते, जो मर्जी दे दें, लेकिन बेहतर यही है जो तरतीब है, बेहतर यही है। मतलब मैक्सिमम ये कोई 1-2 पेपर बच्चे स्वैप करें, किसी वजह से करें तो, वरना बेहतर तरतीब होती भी यही है। लॉजिकल भी है, बेहतर भी है, लेकिन आपकी मर्ज़ी भी है। मतलब मिसाल के तौर पे बच्चे ये करते हैं कि ग्रुप 1 के साथ चलो हम एमए पढ़ लेते हैं, इसलिए एमए पढ़ लेते हैं कि फिर आगे बीआईए पढ़ना है, क्योंकि बहरहाल थोड़ी बहुत हेल्प है। पाबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस बहरहाल उसकी है। ख़ास तौर पे एफएआर का पर्चा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ है। उन्होंने तो ज़रूरी नहीं रखा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, बुनियाद है। जैसे इंट्रो के बगैर आप आज इस तरह से मौजे मार रहे होते, नहीं मार रहे होते। इंट्रो पढ़ी तो एफएआर पढ़ रहे हैं, एफएआर पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को पढ़ना। अब पाबंदी नहीं है, लेकिन आप बेहतर है कि ऐसे ही करें। तो बच्चे ने पहली टर्म में एफएआर रख लिया, फिर बेहतर है कि बीआईए से पहले आप एमए कर लें। तो हो सकता है बच्चे क्या करें, इस ग्रुप ए का एक पेपर मिसाल के तौर पे लॉ कहते हैं यार मैं अगली बार दे लूँगा, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं एमए उठा लेता हूँ, और फिर अगले 4 देने वाले भी ऐसे कर सकते हैं, और फिर अगली बार में उधर से एमए हो जाए तो फिर पिछला मिला के तो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये पेपर्स जो हैं कोशिश करेंगे इनको इसी तरतीब में रखें कि एफएआर पढ़ के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ें। पास करना ज़रूरी नहीं है, पर पढ़ना ज़रूरी है। वैसे बता रहा हूँ, अल्लाह पास भी करेंगे आपको इंशाल्लाह, लेकिन पढ़ा होना ज़रूरी है। एफएआर को बेहतर हो जाता है, फ़ायदा होता है। तो एफएआर पढ़ के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ें, एमए पढ़ के अगर आप बीआईए पढ़ें, और बीए अकाउंटिंग के पर्चे 1-2 पढ़ के आप ऑडिट पढ़ें, तो इससे आपको आसानी होगी। बाकी ये बात नहीं है, जो उस्ताद पढ़ाएगा आपको, जो भी चीज़ पढ़ा रहा होगा जो भी उस्ताद, तो वो आपको अपने हिसाब से पूरा पढ़ा लेगा, वो मसला नहीं होता, लेकिन ये आसानी है फिर भी, ठीक है। और जी कुछ सवाल? अच्छा जी, बात शुरू करते हैं जी हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड आज शुरू कर रहे हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के नाम से शायद चैप्टर था, या पीपीई ही था, डेप्रिसिएशन। चले पीपीई नहीं, कोई एक बयान दिया करो थोड़ी सा, मेरे फौजी आपस से ही लड़ी जाने में। पीपीई चले, अच्छा ओके ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 का ये स्टैंडर्ड बेसिकली ये वही फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का है। मुसलसल बातें कर रहे हो आप, थोड़ा सा बस कर दो अब। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, साथ नाल उस्तादियाँ नहीं चल रही, ठीक है। मुझे बस इसी चीज़ से एलर्जी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चा बोल रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, एंजॉय करो, बैठक है, चौंकड़ी मार के बैठो, मैंने कोई मसला नहीं। हाँ, सवाल करो, एक बार नहीं 10 बार करो, लेकिन कुछ डूज हैं तो फिर कुछ डोंट्स भी हैं, ध्यान रखना है, ओके। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? दीज आर टेंजेबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, इनको आपने होल्ड किया हुआ है फॉर यूज, और अगर टेंजेबल आइटम्स हो हेल्ड फॉर सेल तो वो क्या बन जाते?
तो उस पर IS2 लगता है, आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो जो टेंजिबल आइटम्स आपने यूज करने के लिए होल्ड किए हुए हैं वो आपका PPE के अंदर फॉल करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और आपके AC उसके अंदर डिस्प्ले में लगे हुए हैं, तो वो AC क्या है, टेंजिबल आइटम है, लेकिन आपने उसको होल्ड किया हुआ है फॉर सेलिंग पर्पस, तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेंट्री। आपका कार का शोरूम है तो आपने कार को वहां पर होल्ड किया हुआ है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, फॉर सेलिंग पर्पस, तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में ही अपने एसीओ में से एक AC निकाल के इंस्टॉल कर दें, यूज करना शुरू कर दें बिजनेस में, तो वो क्या बन जाएगा, PPE, क्योंकि अब आपने उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं है, बल्कि हेल्ड फॉर, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, किस लिए, फॉर यूज, ठीक है। तो अब ये टेंजिबल आइटम आपको सपोर्ट करता है आपके बिजनेस के रेवेन्यूज अर्न करने में, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे एक गाड़ियों में से ही एक गाड़ी निकालकर अपने मैनेजर को दे दी, अब आपका शोरूम था ना, तो गाड़ी जो निकाल के आप वो बिजनेस यूज में आ गई, बिजनेस यूज में ले आए, ठीक है, सेल्स मैनेजर को दे दी, मार्केटिंग मैनेजर को दे दी गाड़ी उन्हीं में से, तो वो आपकी क्या बन गई, PPE, क्योंकि अब वो आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो जनरेट करने के लिए आपने होल्ड की हुई है, यूज कर रहे हैं आप उसको, सेल करने के लिए रखा होगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनें बनती भी तो होंगी ना कहीं पे, ठीक है, तो आपने एक मशीन लगाई हुई है, किस लिए जी, इससे चीजें बनाकर बेचेंगे, PPE, हेल्ड फॉर यूज है। और अगर आपने कोई मशीन बनाई है इसलिए कि आपने आगे इस मशीन को बेचना है, मशीनें बनाने वाली कंपनी भी तो होती होंगी, तो उनके लिए वो क्या होगी, इन्वेंट्री, सादा सी बात, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज। अब ये यूज कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात है, 1-2 नंबर की आ जाए बात, किसी MCQ में आ जाए तो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही तैयारी होती है, MCQ ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यूज क्या क्या हो सकते हैं जी, कि आप इसको यूज करें किस में जी, इन प्रोडक्शन, तो यूज करें इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, चीजें बनाने के लिए या चीजों को डिलीवर करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी है, आपने उसको यूज के लिए रखा हुआ है, यूज क्या है, आप उससे प्रोडक्शन करेंगे गुड्स की। आपने एक डिलीवरी व्हीकल रखा हुआ है, अब टेंजिबल आइटम है, यूज के लिए, यूज क्या है कि आप उसको गुड सर्विसेज, गुड्स को डिलीवर करें, तो हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, एक यूज ये आ गया। दूसरा, या फॉर रेंटल टू अदर्स, क्या मतलब, अब तीसरी चीज भी आ गई, मसलन आप एक इंपोर्टर हैं और आप बाहर से ये बड़े बड़े जनरेटर्स जो लगे होते हैं ये इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट करके आप इनको बेचते हैं, तो ये जो आपने फॉर सेलिंग पर्पस जनरेटर रखे हुए हैं, तो ये आपकी क्या है, इन्वेंट्री। अगर आपने उनमें से एक निकालकर अपने ही हेड ऑफिस के, अपने ही दफ्तर के लिए उसको यूज करना शुरू कर दिया, जब बिजली जाती है उसको यूज करते हैं, तो अब ये क्या बन गया, PPE। और आपने उनमें से 5 अलग करके रख दिए हैं कि जब किसी की शादी हो, किसी की फौतगी हो, किसी का मैच हो, किसी का कोई इवेंट हो, तो वो किराए पे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए लेकर जाएं, तो रेंटल के लिए रखा हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी PPE ही है, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड हमने आगे पढ़ना है, उसका नाम है IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसमें आप लैंड बिल्डिंग, सिर्फ उसकी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही होगा अगर, तो वो रेंटल पे देने के लिए रखी हुई हो, तो फिर वो PPE नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। वो जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको डिसाइड कर लेंगे। इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, टेंजिबल मूवेबल आइटम है, और आपने उसको फॉर रेंटल टू अदर्स रखा हुआ है, तो ये यूज भी आपका PPE के अंदर ही ले आता है उसको, ठीक है। तो हेल्ड फॉर यूज, अब यूज क्या है, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज करें, या रेंटल टू अदर्स के लिए रख लें इसको, या एडमिन पर्पस के लिए हो, या जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हेड ऑफिस में आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो हेड ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जनरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा पर्पस क्या है जी, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है जी। तो ये कोई पूछ सकता है आपसे, पूछने वाला, कि आप के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के, तो आप उसको कहेंगे कि फॉर प्रोडक्शन सप्लाई गुड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिन पर्पस, ठीक है। लेकिन ये बात पूरी नहीं है, ये वो टेंजिबल आइटम्स हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं फॉर यूज इन 3 कामों के लिए, और एक्सपेक्टेड है कि उनसे फायदा कई साल आएगा, एक्सपेक्टेड है कि उनसे फायदा
तो तभी वो नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई होते हैं ना, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट होता है। तो दूसरी एंड के बाद बात देखो क्या लिखी हुई है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन, तो पहली चीज दे आर हेल्ड फॉर यूज, और दूसरी चीज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, तो ये आपकी डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आइए 16 ने जो बताई, ठीक है, नंबर 1 डन जी, हो गया। नंबर 2, अच्छा कह रहा है जी इंपॉर्टेंट है इसको डिस्टिंग्विश करें इंटेंजिबल्स से। अब ये स्टैंडर्ड तो निकल गया है, बहरहाल चले ये बात यहाँ पढ़ी भी रहे तो हर्ज नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है इसको। ये इंटेंजिबल्स से अलग है क्योंकि ये इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इंटेंजिबल्स जो है अब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, होपफुली आजकल में वो बच्चे पढ़ लेंगे अब, क्योंकि चला गया है 38 उधर। तो ये टेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स जो हैं उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। एसेट तो वो भी हैं, ठीक है, वो कंट्रोल बाय एंटिटी होते हैं और नॉन मॉनिटरी होते हैं, लेकिन विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट से इनको डिस्टिंग्विश करना है आपने। इट इज इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पीपीई फ्रॉम इंटेंजिबल्स, पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह। इंटेंजिबल्स डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड सेपरेटली। कल मैंने फॉर्मेट बनाया था तो उसमें इंटेंजिबल्स लिखा था। अब बड़े होंगे तो इंटेंजिबल्स आपके नॉन करंट एसेट्स में आएगा, फिलहाल इस पर्चे में से वो निकल गया। इस पर्चे में अभी भी 3 चीज़ें हैं जो मैंने लिखी थी, एक पीपीई आएगा, दूसरा IS 40 का बायोलॉजिकल एसेट, तीसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ सकता है। ये 3 तो हैं जो मैंने लिखे थे, चौथा नहीं है। बहरहाल इसको अलग प्रेजेंट करना है, पीपीई में नहीं ऐड करना, ठीक है जी। ऑल्दो दे आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑफर वाइटल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। दूसरी चीज़ किससे डिस्टिंग्विश करो इसको, इन्वेंट्री से, तो मैंने अभी कर भी दिया आपको, ठीक है। इन्वेंट्री के बारे में कहता है, ऑल्दो इन्वेंट्री आइटम्स यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, इनका फिजिकल सब्सटेंस तो है, लेकिन दे डिफर फ्रॉम पीपीई बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है बात, लेकिन चलो आ गई तो कर दूं। मिसाल के तौर पे हमारी इंटेंशन है ये एसी हमने बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो ये हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है। तो हमारी इंटेंशन है कि इसको, नॉर्मल ट्रेडिंग हमारा साइकिल ये है कि हम इसको 3-1 महीने 2-3 महीने में ये बिक जाते हैं बनने के बाद, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक डाउनटर्न रहा, हालात इतने अच्छे नहीं थे, एसी हमारे बिक ना पाए, साल गुजर गया, नॉन करंट में ले जाए। इंटेंशन क्या है, इसको हमने बेचना है, ठीक है। और नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये 2-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर अंदर बिक जाते हैं तो ये इन्वेंट्री है। लेकिन इन्वेंट्री क्या है, उसने बोला है इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 1 साल में ही बिकना ऑर्डिनरी कोर्स हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी बैरी जहाज बनाती है, तो उसको बनाने के अंदर 2-3 साल लग जाए, हो सकता है, फिर जब बन जाए तो हो सकता है बिकने के अंदर भी 2-3 साल लग जाए, गाहक आते हैं। तो क्या करें, उसको नॉन करंट कर दें? नहीं, वो इन्वेंट्री ही कहलाएगा, करंट भी रहेगा, क्योंकि उस बिजनेस का नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो बस ध्यान में रखिए, जो आपने चीज होल्ड की हुई है फॉर सेलिंग पर्पस, और तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी है आपका 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल से ऊपर भी हो जाए, कोई मसला नहीं, वो इन्वेंट्री क्या कहलाएगी, करंट एसेट, ठीक है। क्योंकि उसने जैसे ही ग्राहक ने आना है उसने बिक के फायदा आपको दे देना, ठीक है। तो इससे भी अलग रखना है। इन्वेंट्रीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IS 2। तीसरी चीज, ये भी मैंने बात आपसे कर दी कि इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स, दोज मशीन्स आर इन्वेंट्री, ठीक है, एंड नॉट क्लासिफाइड एज पीपी। हाउएवर द प्लांट मशीनरी यूज्ड टू प्रोड्यूस मशीन्स फॉर सेल इन पीपी इज पीपी। कहता है कि जो अगर आपका बिजनेस है मशीनें बनाना, तो वो मशीनें आपकी इन्वेंट्री है जो आपने बेचनी है, लेकिन जिन मशीनों पर मशीनें बनाकर बेच रहे हैं वो मशीनें पीपी है। कोई मसला, अंग्रेजी है, ठीक है। द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है जी। आप एक प्रॉपर्टी डीलर है मिसाल के तौर पे, और आपने 10-12 प्लॉट लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पस, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री है। आपने इसी तरह से कुछ मकान भी लेकर रखे हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पस, तो वो क्या बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने कुछ दफातर भी लेकर रखे हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पस, क्या बन जाएगी आपकी। अच्छा, उन दफातर में से एक दफ्तर में आपने अपना हेड ऑफिस बना लिया, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो सेम गोज फॉर देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेज आर पीपी बट हाउसेज दे सेल आर इन्वेंट्री, ठीक है। दूसरी बात ये थी। अच्छा, अब अगली बात,
पढ़ा हुआ सब कुछ आपने, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कहा था कि ये रिवीजन करके ही हम आगे पहुंच सकते हैं। मे भी आज मैं डिस्पोजल को टच कर लूं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन डिस्पोजल तक जाने से पहले आपको मैंने जिथे लाना सी उथे तो उन्होंने लाया नहीं, मैं यहां से तुम्हें गिरा था, फिर बता दिया। अच्छा वे गिरा नहीं था, गिरने लगा था। भाई ये बोर्ड तो मिटा दीजिएगा जरा, मैं जरा बात कर लूं तब तक। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको बुनियाद आपकी बनानी इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे हर बच्चा डिफरेंट जगह से पढ़ के आता है, और मैंने जैसे अर्ज़ किया सारे सही पढ़ के आते हैं, ठीक है, सब सही पढ़ा हुआ होता है सब ने, लेकिन एक क्लास के अंदर तो एक तरतीब से सवाल करना है ना। तो मैं जिस तरह से आपको IAS 16 के अंदर डेप्शन निकालना, लेजर बनाना ये सिखाऊंगा ना पहली क्लासेस के अंदर, आखिरी क्लास 100+ लेक्चर्स में जब हम फिर रहे होंगे, आखिरी क्लासें चल रही होंगी, उस वक्त भी हम उसी तरह से ही कैलकुलेशन करेंगे। दिस विल नेवर चेंज। ओके, हमें मिटा दें, मैं उधर नहीं जा रहा। अच्छा अब तो बात यह है कि बात ये करने लगा था मैं कि आपने एक कॉस्ट इनकर की, जैसे मैंने कहा ये AC आपने खरीदा 2 लाख रुपए का। अब ये 2 लाख रुपए का AC खरीद कर आप, ये आपने कॉस्ट ही इनकर की है ना, बिजनेस के लिए खर्चा ही किया है ना। दुकान में AC लगाना है तो गाहक ने आना है, आपने जो है वो चीज़ों को बेचना है, तो ये आपने एक्सपेंस ही एक तरह से कॉस्ट ही इनकर की है ना, ठीक है। तो क्यों ना आप इसको PNL में ही डाल दें, है जी। वो ये क्या हुआ है, एक सफ़े के नीचे दूसरा सफ़ा आया हुआ है, देखा ना ये मसले मसाइल। अच्छा सारा कुछ थल्ले आ गया, चलो खैर। हाँ जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने 2 लाख रुपए का एक AC खरीदा। अब चाहिए तो ये कि बिजनेस की ये कॉस्ट आपने इनकर कर ली है, तो ठीक है ना, आप इसको क्या करें, आप इसको एक्सपेंस आउट कर दें। क्या ख्याल है, कर लेना चाहिए ना। क्यों भाई, एक्सपेंस तो तब करें जब सारे का सारा फायदा इसने एक ही साल में दे दिया हो। ये AC जो हमने आज लगाया है, ये AC अगले 5 साल तक हमारी दुकान, इंटेंशन है हमारी कि 5 साल बाद हम इसको बदल देंगे, तो अगले 5 साल तक ये AC हमारे बिजनेस के अंदर कैश फ्लोज लाने में हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस AC से जो हमें फायदा आना है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज, वो अगले 5 साल पे आना है। तो फिर इसकी कॉस्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अगले 5 साल पर ही चार्ज करो। ये मुनासिब नहीं होगा कि सारा 2 लाख आज एक्सपेंस आउट कर दो, जबकि इस AC ने अगले 5 साल तक बिजनेस में यूज होकर रेवेन्यूज कमाने हैं, सेल्स आनी है। तो PNL के अंदर जो सेल्स होंगी, भाई ये AC नहीं समझ आ रही इससे, वैसे ये हेल्प तो कर ही रहा है ना, दुकान में लगा हुआ है। तो मशीन की मिसाल ले लो, प्लांट एंड मशीनरी की मिसाल ले लो। आपने एक फैक्ट्री लगाई, अगले 15 साल आपने वहां पर चीजें बनाकर बेचनी है। अब वो फैक्ट्री आपने 15 करोड़ की लगाई है, तो क्या सारा आज एक्सपेंस आउट कर दें? मुनासिब नहीं है। अगले 15 साल इस फैक्ट्री में चीजें बना बना के आपने बेचनी है, तो फिर इस फैक्ट्री की कॉस्ट को भी आपको 15 साल पर ही डेप्रिशिएट करना चाहिए। डेप्रिशिएट मुंह से निकल गया, तो बताना था। अगले 15 साल पे इस कॉस्ट को आपको एलोकेट करके चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये चीज बनाने की कॉस्ट हो गई, तो बाकी ये एसेट्स भी तो हेल्प ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने AC की मिसाल दे दी थी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा, आपने एक AC खरीदा, उसकी कॉस्ट कितनी है जी, 2 लाख, और उसकी लाइफ कितनी है? अच्छा लाइफ तो हो सकता है इसकी 15 साल हो, 20 साल हो, 100 साल हो, 50 साल हो, हमें उससे सरोकार नहीं है। हमारी इंटेंशन देखी जाएगी। बिजनेस की इंटेंशन क्या है? बिजनेस की इंटेंशन क्या है कि बिजनेस कह रहा है कि हम 5 साल बाद इस एसेट को बदल लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। और बनाने वाले ने, बनाने वाले ने इस वाले AC को कितने साल के लिए बनाया है? तो भाई वो कहते हैं, उनका क्लेम है कि ये अगले 20 साल भी चलता रहेगा अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करें, 25 साल चलता रहेगा, तो वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ कहलाती है। हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इकोनॉमिक लाइफ अगर यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन हो, ठीक है। डेप्रीसिएशन की बात हो रही है ना। खैर चलें डेप्रिसिएशन पे आते हैं। फिलहाल तो मैं क्या कह रहा हूं, तो ये बात भी कर ही लेते हैं। एक होती है यूजफुल लाइफ और दूसरी होती है इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ इसकी टोटल लाइफ, ठीक है जी, टोटल लाइफ जितनी जिंदगी के लिए उसको मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, ठीक है। और यूजफुल लाइफ क्या है? आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। आप कभी भी सड़कों के ऊपर 70 मॉडल, 70 चलो जरा पुराना हो गया, 80 मॉडल गाड़ियां तो अक्सर मिलती हैं, 80, 82, 88, करोला, 92,
ये सारी गाड़ियां चल रही हैं, फिर रही हैं, ठीक है, उनको 30-30, 35-35, 40-40 साल हो गए चलते हुए। तो बनाने वालों ने बड़ी बड़ी मजबूत, बड़ी बड़ी रिलायबल गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है। तो आपने एक मिसाल के तौर पर टोयोटा कोरोला खरीदी है, आज 2026 मॉडल है। अब बनाने वाले का क्लेम है कि ये 25 साल भी सही चलेगी, बस इसकी मेंटेनेंस करते रहना, ठीक है। लेकिन आपने इंटेंशन आपकी क्या है, आपने क्या नियत की हुई है कि ये 5 साल बाद हम बदल लेंगे। आपने अपने मैनेजर्स को, सारे मैनेजर्स को अब कंपनी मेंटेन कार दी हुई है, तो वो कंपनी का एसेट होता है, ठीक है ना। आपकी ये इंटेंशन है और आपकी ये पॉलिसी है कि आप हर 5 साल बाद वो पुरानी गाड़ियां उनसे ले लेते हैं और उनको नई दे देते हैं, वो पुरानियां बेच देते हैं आप, ठीक है। तो वो उनको नहीं, तो इसका मतलब आपने ये गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए 5 साल नियत की है। तो आपके लिए रेलेवेंट 25 साल 30 साल नहीं रह जाता, आपके लिए रेलेवेंट क्या है, तो जो कॉस्ट आपने इनकर की है उसको आपने फिर कितने पर जो है वो एक्सपेंस आउट करना है, कितने साल पर, 5 साल पर। तो ये है यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का फर्क, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या कहते हैं जी, टाइम फॉर विच बिजनेस इंटेंड्स टू यूज, लाइफ फॉर विच एसेट इज intended to be used by business। यानी यूं कह लें नियत, ये नियत पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी नियत कितना अरसा इसको इस्तेमाल करने की। तो मैंने कहा जी, मिसाल के तौर पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम 5 साल बाद इस एसी को बदल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 साल इसकी क्या है, यूजफुल लाइफ। अब ये मुनासिब नहीं है कि इसको हम पहले ही साल एक्सपेंस आउट कर दें, तो हम इसको एलोकेट करेंगे 5 साल के ऊपर, बांट देंगे इस 200 रुपए को पीएनएल के अंदर चार्ज करते हुए, क्योंकि अगले 5 साल तक पीएनएल में जो रेवेन्यूज आने हैं उनमें इस एसेट का भी हिस्सा होना है। अब वो 5 साल के ऊपर एलोकेशन कैसे हो, कुछ सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्या कहता है जी, ये नहीं मुंह उठाया और जो दिल में आया कर दिया। बाबा जी ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था हर साल बराबर डेप्शन चार्ज करना बच्चा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बल्कि इसमें भी स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है कि जिस पैटर्न पे एसेट से बेनिफिट आने की उम्मीद है उसी पैटर्न पे एक्सपेंस करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इस कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करो। क्या मतलब, मसलन एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की नेचर ऐसी है कि उससे हर साल बराबर फायदा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप। जैसे ये रूम है, तो इस रूम की एक कैपेसिटी है, इस रूम की कैपेसिटी यही रहनी है। अब ये फायदा कॉलेज वाले इससे कितना लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये एसेट फायदा देने के लिए तैयार तो है ना बराबर हर साल, ठीक है। जबकि एक मशीन है तो उसको आपको पता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसकी वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में कमी आने लग जाती है, ठीक है, सही है ना। अब ये दो अलग अलग चीजें आ गई। तो स्टैंडर्ड कहता है पैटर्न ऑफ बेनिफिट देखो, मसलन बिल्डिंग से आने वाला फायदा हर साल बराबर है, तो ऐसा मेथड सेलेक्ट करो जिसमें डेप्शन एक्सपेंस हर साल बराबर आए। उसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड। पढ़े हुए हैं आपने सारे, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं बस, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एसेट है हमारी मशीन, हमारी व्हीकल, ठीक है, प्लांट। इससे हर साल फायदा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू वियर एंड टियर, मशीनरी जो है, ठीक है। तो फिर ऐसा मेथड यूज करो जिससे ये कॉस्ट एलोकेट हो ओवर लाइफ ऑफ एसेट, इसी रिड्यूसिंग ट्रेंड पर। तो इस मेथड का नाम था रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDB मेथड भी इसको कह देते थे। हर साल डेप्शन कम हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह से दो मेथड्स और भी थे, ठीक है। तो ये जनाब बात यहां पर लिखी हुई थी, बात बहुत बढ़ती चली गई। तो एसिड जो है, तो ये पेन लिख तो जरूर रहा है लेकिन मजे का नहीं लिख रहा, ठीक है। चेक तो करूं मेरा पेन मिला है कि नहीं मिला। अच्छा जी, तो एसिड की मैं बात कर रहा था कि एसिड क्या है, एक कॉस्ट ही है जो आपने इनकर की है, ठीक है। लेकिन इससे आपको फायदा जो आना है वो कई साल, ऊपर डेफिनेशन पढ़ा दी ना। एक टेंजिबल आइटम है जिसको आपने बिजनेस के रिसोर्सेज यूज करके एक्वायर किया है, अब आपने उसको होल्ड किया है ताकि आप उसको यूज कर सकें। वो 3 पर्पजेज भी बता दी। अब वो यूज करना 1 साल से ज्यादा अरसे पे फैला हुआ है,
तो इस यूज की वजह इस एसेट को, इस रिसोर्स को आपने क्या कह दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये जो एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, इसकी कॉस्ट जब इनकर करते हैं आप तो सारी की सारी पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट उसी वक्त नहीं कर देनी, बल्कि उसको क्या करना होता है आपने, डेप्रीशिएट। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन इज, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? बचपन में आपने पढ़ा था कि ये एसेट की वैल्यू में कमी है, बिल्कुल ठीक है, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज। लेकिन अंग्रेजी डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड की? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो तीन चीजें यहां पे पता लगी। पहली बात, एलोकेशन सिस्टमैटिक होगी किस चीज की? कॉस्ट की। किस पर? यूजफुल लाइफ पर। तो डेफिनेशन के यही तीन चीजें चाहिए होती हैं, कॉस्ट चाहिए होती है और लाइफ वगैरह या रेट वगैरह चाहिए होता है, मेथड चाहिए होता है। ठीक है, तो एसिड को क्या करेंगे भाई, मैसेज करो आलम खान को, मैसेज करो पेन उसको मिल गया है, मुझे लाकर दे दे बस, आई एम मिसिंग माय पेन जी। डेप्रीसिएशन, एसिड को डेप्रीशिएट करते हैं, इसकी कॉस्ट को ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड सिस्टमैटिकली एलोकेट करने का नाम क्या है जी? डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन भी आपको नोट्स मिल गए हैं ना? हाँ, ये तो अच्छी बात है। चलें जी, अच्छा अब पढ़े जरा। डेफिनेशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ नवी गल आ गई यार, मैं पढ़ाई नहीं सी। डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। चलो और नवा कट्टा खुल गया जी, चलो हुण इनू बनीए। यू नो द मीनिंग ऑफ कट्टा? सन ऑफ बफलो, यू नो? हेलो इंग्लिश वाले, मेरे मैथ्स की इंग्लिश है आज बच्चे की क्लास के अंदर। करेंगे इंशाल्लाह, हम गपशप लगाया करेंगे अपनी जबान में। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन की बात हो रही है तो भाई सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है कि इस किसी मेथड के तहत होनी चाहिए, ऐसे मुंह उठा के नहीं। चलो जी पहले साल 5 कर 200 में से 5 कर लेते हैं, अगले साल 10 कर लेंगे, फिर तीसरा फिर 5 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड्स डेप्रीसिएशन के हैं 4। ठीक है जी, 4 मेथड्स हैं डेप्रीसिएशन के, जिनमें से मैं फिलहाल तो 2 ही पढ़ाऊंगा, फिर कहीं आगे जाके 10-12 दिन में तीसरा पढ़ा दूंगा और चौथा फिर हो सकता है आखिरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कहीं यूज होता नहीं है तो क्योंकि एक मेथड है, किसी एमसीक्यू में ना आ जाए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पढ़ा दूंगा वो भी एंड। ठीक है, तो फिलहाल तो सबसे मशहूर मारूफ स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर सम इससे आउटपुट मेथड भी अक्सर यूज हो जाता है, वो भी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, पर अभी नहीं, अभी फिलहाल नाम तो सारों के लिख लें। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है जी सीधी लकीर मेथड, सीधी लकीर मेथड। दूसरा है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, WDB मेथड भी प्यार से कह देते हैं। ठीक है जी, तीसरा है आउटपुट मेथड। अच्छा, आउटपुट मेथड के भी कई सारे नाम हैं, इसको आप आर्स मेथड भी कहते हैं, माइलेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है, यूजेज मेथड भी कह देते हैं, कोई नहीं खैर है, वो जब कहना होगा तो कह लेंगे, फिलहाल आउटपुट मेथड। ठीक है, और चौथा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए कम है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वो सेम रिड्यूसिंग बैलेंस जैसा ही होता है। तो मैंने कहीं अपनी ज़िंदगी में इसको लगते हुए नहीं देखा इंडस्ट्री में, कहीं कोई जितने ऑडिट्स किए ज़िंदगी में, जितनी फाइनेंस देखी, कहीं पे किसी ने सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड लगाया हो, नहीं यूज़ होता ये नॉर्मली, पर है तो सही, तो सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा, पहले 2 को नंबर का MCQ आ जाए, दे दो भाई, ले आओ जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये भी रख लेते हैं, कोई मांगेगा तो वापस कर देंगे, कभी कभी शरद मान के साथ भी ऐसा होता है, फिर वो वापस कर देंगे। अच्छा जी, तो हाँ, अब थोड़ी सी डिस्कशन, मुंह उठा के कोई मेथड नहीं लगा देना, थोड़ी सी डिस्कशन स्टैंडर्ड की इसके ऊपर कि आपने, मैंने क्या बोला, आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट के बेनिफिट पैटर्न को मैच कर दे। यानी एसेट से जिस पैटर्न पे बेनिफिट आना है, डेप्रिसिएशन मेथड वो यूज़ करो कि उससे एक्सपेंस उसी पैटर्न पे आए।
जैसे मैंने 2 मिसालें तो दे दी थी। बिल्डिंग से हर साल फायदा आने की उम्मीद बराबर, तो डेप्रिसिएशन मेथड वो यूज करो जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आए बराबर, तो वो मेथड है, ये आज करेंगे सबसे पहले। फिर अगर एसेट से आने वाले फायदे को देखते हो कि कमी की तरफ जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन मेथड वो यूज करो जिसमें एक्सपेंस आए हर साल कम होता हुआ, तो वो मेथड कौन सा है? अच्छा, तीसरा मेथड आउटपुट मेथड, ये कब लगता है? मिसाल के तौर पे हमने, वैसे तो जब पढ़ेंगे तभी डिस्कस कर दूं तो बेहतर है, चलो थोड़ी सी कर लेते हैं डिस्कशन। हमने एक प्लांट लगाया है जिस पे हमने जो है वो एसी बनाने हैं मसलन, ठीक है, अब एसी बना भी लेते हैं, सामने एसी आया था इसलिए मैं एसी कह देता हूँ, ठीक। तो हमने एक प्लांट लगाया जिसमें हमने एसी प्रोड्यूस करने, ठीक है। अब प्लांट जिससे हमने खरीदा है उसने कहा है कि ये टोटल अपनी पूरी जिंदगी में 5 लाख एसी बनाने की काबिलियत रखता है, ठीक है। तो हमने कहा यार ठीक है, हम 5 ही बनाएंगे, 5 लाख ही बनाएंगे। इसका मतलब इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 लाख यूनिट्स। वेरी गुड, 5 लाख यूनिट्स इसकी लाइफ है। अब हमने पहले साल नया एसी है, 50,000 ही बस बनाए, डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है। अगले साल लोगों को पसंद आया, ठीक है, तो 50,000 की बजाय हमने 1 लाख बना लिए, ठीक है। तीसरे साल तो हर तरफ जनाब छा गया हमारा एसी, तो हमने 1.5 लाख तीसरे साल में बना दिए, टोटल कितने हो गए? 3 लाख। चौथे साल में नहीं, फिर 1.5 लाख बना दिए, ठीक है। अब अजीब सा ही पैटर्न लग रहा है, पहले साल डेप्रिसिएशन, पहले साल फायदा कम था, दूसरे साल कुछ बढ़ा, अब ना स्ट्रेट लाइन में रिड्यूसिंग, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। तीसरे साल 1.5 हुआ, चौथे भी 1.5 रहा, वाह कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। उसके बाद फिर आखिरी साल में 50, वो लोगों ने अब नई टेक्नोलॉजी मूव करना शुरू कर दिया तो 50,000 हमने और बना लिया। तो इसका मतलब ना तो सीधा फायदा दे रहा है ये एसेट, ये प्लांट मशीनरी जिससे हम एसी बना रहे हैं, ना रिड्यूसिंग ट्रेंड है बल्कि चेंज हो रहा है। तो इसमें फिर बेहतर मेथड कौन सा है? आउटपुट, ठीक है ना। तो जो पैटर्न ऑफ बेनिफिट होगा एसेट से वो मेथड यूज करेंगे। ये डिस्कशन की हद तक है, आपके सवालों में तो वो लिख देता है मेथड यूज करो, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस या आउटपुट मेथड, ठीक है। नहीं लिखेगा, खामोश होगा, तो स्ट्रेट लाइन यूज कर लेंगे। कभी कभी यूं भी होता है कि वो डेटा आउटपुट का दे देता है, जैसे इतने घंटे इसकी जिंदगी है, इतने यूनिट्स बनाने इसकी जिंदगी टोटल है, तो फिर आपको डेटा से पता लग जाता है। तो सवाल आपको बताएगा, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको ये बताइए, डिस्कशन थोड़ी सी स्टैंडर्ड की है, तो सम ऑफ ईयर डिजिट जहां दिल करे लगा दो। मतलब अगर आपको यही वाला रिजल्ट चाहिए तो सम ऑफ ईयर डिजिट भी वही वाला आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह नहीं कि किस लिए हम ये यूज कर रहे होते, ओके। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी, बात कहां से कहां निकल गई कि डेप्रिसिएशन मेथड, तो चलो ये है डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। यानी अगर 200 रुपए मैंने आज खर्च किए हैं और मुझे उम्मीद है कि 5 साल के एंड पर ये 50,000 का बिक जाएगा, तो फिर पूरा 200 मैं एक्सपेंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि 50 रुपए तो मेरा एक्सपेंस होना ही नहीं है। 50 रुपए तो अल्टीमेटली मुझे एंड पे मिल जाना है। तो फिर 200 माइनस 50, 150 रुपया जो है ये आपकी कहलाती है डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये क्या है जी? डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू की अलग डेफिनेशन है, ये फिर कभी पढ़ लेंगे, फिलहाल आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू की टेक्निकल सी डेफिनेशन है, एक एमसीक्यू आएगा उसमें इसकी डेफिनेशन होगी तो फिर पढ़ा दूंगा, या हो सकता है अभी बात कर भी लें। बहरहाल 2 लाख माइनस 50,000 1.5 लाख बन गया, डिवाइड बाय 5, ठीक है। यानी आप 40 हज़ार रुपए करके 5 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें, बल्कि 30 हज़ार करके 5 साल में करें, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एंड पे जाके 50 रुपए रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, डिस्पोजल भी क्योंकि पढ़ाना है ना, अब कल इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, वैसे आज शायद शुरू हो जाए, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, देखते हैं। बहरहाल डिस्पोजल पढ़ना है हमने। अब डिस्पोजल जब करेंगे तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है कि 5वें साल के एंड पर ही हम बेचें? पहले भी बेच सकते हैं। तो पहले बेचेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि 50 ही आए, वो 100, 200, 300 आ सकता है। तो फिर गेन लॉस निकला करेगा, वो निकालना सिखाऊंगा। अच्छा, अगर लाइफ के एंड पे भी जाके बेचा है तो ज़रूरी नहीं है कि 50 ही मिले, 50 से ज़्यादा मिल जाएंगे तो गेन आ जाएगा, कम मिलेंगे तो लॉस आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो गेन लॉस एक्चुअल फिर एंड पे निकल आया करेगा। बट रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स होती हैं जब एक्चुअल में एसेट बेचेंगे तो उतने पैसे आए, कितने पैसे आएंगे, वो सेल प्रोसीड्स होती है। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो आप लाइफ, एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाते हैं
कि 5 साल बाद इस जैसा एसेट अगर 5 साल पुराना हो तो उसकी आज कितनी कीमत आज वाली होती है। कैसे कहते हैं? हम कहते हैं जी आज जाके ना हम कबाड़िए से पूछते हैं यार ये वाला एसी का मॉडल पड़ा है आपके पास 5 साल पुराना? वो कहता हाँ पड़ा है। कितने का दोगे? 50,000। आपके तो बस यही रेजिडुअल वैल्यू है। ये डेफिनेशन बड़े आसान अल्फाज मैंने समझाई है आपको कि आपने क्या करना है, आज नया एसी खरीदा है और साथ ही आपने कबाड़िए की दुकान सेकंड हैंड एसी वाली दुकान पे जाके पूछा भाई ये मॉडल नंबर 1 2 3 ABC पड़ा है आपके पास ग्री का? हाँ जी पड़ा है। कितने का है? ये जी 5 साल पुराना जो है ना ये 50,000 का आपको दे देंगे, 5 साल चला हुआ है, बस बेहतरीन हालत में है, 50,000 का दे देंगे। आपने कहा नहीं चाहिए नहीं, मुझे रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट करनी थी। और घर आ जाएंगे और 50 रुपए को रेजिडुअल वैल्यू कह के अपनी डेप्शन की कैलकुलेशन में यूज करना शुरू कर देंगे। गॉट इट? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। और यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं वो पहले बता दिया। ओके, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट जी, और अदर अमाउंट को छोड़ो, सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट, इसको छोड़ो, यूं पढ़ो बस। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। अदर अमाउंट का मतलब क्या है? इन काइंड भी तो हो सकता है ना, इसलिए आप छोड़ें बस इस बात को, सादा बात याद रखें बस। कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। गॉट इट? अब रेजिडुअल वैल्यू जो मैंने देसी जुगाड़ करके डेफिनेशन समझा दी वो पढ़ भी लें अंग्रेजी में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू 1-2 बार इसमें से आए हुए। अब दिमाग के अंदर मेरी बात रखनी है, आपने इधर से एसी खरीदा है नया, साथ वाली दुकान पे सेकंड हैंड एसी वाली पे जाके आपने पूछा है भाई इसी मॉडल का 5 साल पुराना एसी कितने का दे रहा है? उसने कहा 50,000 का। आपने कहा रखो अपने पास, मैंने सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू निकालनी थी, और घर आके आपने उसको रेजिडुअल वैल्यू का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब इस कहानी को दिमाग में रखते हुए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये माजरत, मैं इस तरह से कभी थ्योरी नहीं पढ़ाता, लेकिन अब थोड़ी सी गपशप लगानी जरूरी थी। मेरी तबीयत और आदत यह है कि मैं पहले सवाल कराता हूं और स्टैंडर्ड थ्योरी सब कुछ उसी के अंदर समझाता हूं, और फिर हम उसको किताब में से रीड कर लिया करते हैं। उलट चलने की आदत है। ठीक है, तो बहरहाल ये जरा माजरत, अब गपशप चलते चलते लग गई, ऐसे होता नहीं है। वैसे आज हो गया, मैं बोर हो जाता हूँ इस तरह से, थक जाता हूँ बोल बोल के, पता नहीं मुझे नहीं पढ़ाया जाता ऐसे। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी स्टैंडर्ड है, तो मैं सवाल से ही शुरू करता हूँ। सवाल के अंदर सारा स्टैंडर्ड आप लोगों को पढ़ाया करूंगा इंशाल्लाह, आप देखते रहेंगे। और फिर जब वो सब कुछ कर लेंगे तो मैं कहूँगा आओ अब थ्योरी को देखते हैं, और थ्योरी में कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने थ्योरी को बड़े फनकारी के साथ ना दा लगा के मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी would currently obtain from disposal of asset after deducting, इसको छोड़ो एक मिनट के लिए, बाद में बताता हूं। अब ये पढ़ क्या रहे हैं जी? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एंटिटी would currently obtain from disposal of the asset if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of। आप समझ आई बात कि आज खड़े होकर एस्टीमेट लगा रहे हैं कि आज खड़े होकर हमें एसेट को बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, अगर एसेट आज खड़े होकर हम कहें कि 5 साल पुराना हो इस कंडीशन का, मतलब 5 साल पुरानी कंडीशन का हो, तो ये कहानी समझ में आए। बाकी ये बीच में क्या लिखा हुआ आफ्टर डिडक्टिंग डिस्पोजल कॉस्ट, ये किसी सवाल में आएगा तो देख लेंगे। ये सादा बात है, कॉस्ट टू सेल जो होती है ना, ये क्या है? मिसाल के तौर पर अभी एसी की जान मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, हमने पुराना एसी ये नया लिया है ना 2 लाख का, पुराना बेचना है मसलन, ठीक है, पुराना बेचना, अभी 2 साल ही हुए थे लेकिन वो सही कूलिंग नहीं कर रहा था, हमने कहा बेच दो। अब किसी ने कहा ये एसी यहां पर जो है ना ये इचरा मार्केट के अंदर बिकेगा तकरीबन जो है वो 1,20,000 का, लेकिन अगर आप इसको ठोकर ले जाए ना तो ये 1,40,000 का बिक जाएगा। तो आपने कहा यार बेहतर कहाँ है, ठोकर जाके बेच दें, लेकिन ठोकर ले जाने के लिए 5,000 किराया लग जाना है। तो फिर आपको नेट में क्या आया? 1,35,000। बस ये इतनी सी बात लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो इसका ट्रीटमेंट जब सवाल में आएगा तो इंशाल्लाह दिखा दूंगा। सवाल एक करना है हमने, अकमल ब्रदर के नाम से आएगा सवाल, पास पेपर्स के अंदर करेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पहली बार आएगी, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं पे सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी नहीं। ओके, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? जो आपने कैरी की होती है, कैरिंग अमाउंट जो किताबों के अंदर बिल्कुल आपने कैरी की होती है, एसेट की अमाउंट, ठीक है ना, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, ठीक है, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सब इसी के ही नाम है, ठीक है, ये सब इसके निक नेम्स रखे हुए हैं ढेर सारे हमने, ठीक है ना। कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट यही है, कैरिंग अमाउंट ही है जिसको आप बुक वैल्यू कहते हैं,
कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये क्या है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पता है ना? ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट इज अमाउंट एट विच एसेट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नया स्टैंडर्ड जो अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, IAS 36 हमारे सिलेबस में है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर का मुझे नहीं पता होता, बस चल रहे होते हैं जो दिल करता है। जैसे IAS 16 खत्म हो रहा होगा तो ऐसे 2 3 4 5 जो भी स्टैंडर्ड शुरू करना चाहें कर दें। ऐसे मैं आपसे पूछ लूंगा, हो सकता है आपकी बात मान लो, हो सकता है मैं अपने दिल की बात मान लूँ। एक दिन आप कह के जाऊंगा ये करेंगे, सुबह आते हुए घर से कॉलेज की तरफ दिल में आया नहीं आज ये नहीं, ये कर लेते हैं। तो ये तो चलता ही है, क्योंकि कोई भी यूज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं चाहिए। ये 5 6 जो स्टैंडर्ड्स हैं, बस इसमें ऑर्डर यही है IAS 16 पहले हो जाए। IAS 16 पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो मर्जी कर लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन फिर जैसे फाइनल अकाउंट्स है, अब उसके प्री रेक्विजिट्स हैं बाकी सारे टॉपिक करना, तो वो उसकी बारी आएगी तो अपने साथ ही आएगी। ठीक है, चेन इक्विटी को पहले करना IAS 8 से प्री रेक्विजिट है, चेन इक्विटी पहले करना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इस तरतीब में चलेंगी, वो तो तरतीब में रखेंगे, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या मसला है? आप 1 घंटा गुजर गया है, ये पढ़ लो जरा मैं डेफिनेशन से। ठीक है जी, कॉमन नोन एज बुक वैल्यू। यूजफुल लाइफ क्या है? इज द पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एंटिटी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। यानी कि वो लाइफ टाइम के अंदर, यानी कि लाइफ के अंदर भी ये मतलब कितना अरसा है, इसको भी यूजफुल लाइफ कह सकते हैं। या कितने यूनिट्स बना सकता है, कितने घंटे चल सकता है, कितने मील चल सकता है, लाइफ ऐसे भी दी हो सकती है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है जी? आज तक की डेप्रिसिएशन। 1 साल गुजरा है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 2 साल गुजर गए हैं तो 3 साल गुजर गए हैं तो 3 साल की। ठीक है, एज ऑन टुडे कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी? इज द डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट क्यूमुलेटिव ऑफ अ नॉन करंट एसेट, दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ठीक है, इसकी नेचर क्या है? ठीक है, ये लायबिलिटी नहीं है, बट दिस इज लाइक लायबिलिटी। एसेट का बढ़ना डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बढ़ना, एसेट का कम होना क्रेडिट, तो फिर अक्यूमुलेशन का कम होना। ये इसलिए बता रहा हूं कि डिस्पोजल में यही करना है हमने, हमारा स्टेप 1 और 2 यही होगा डिस्पोजल में, और क्या होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एसेट इज, ठीक है, इसी के कैरिंग अमाउंट पर ही आपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट को शो करना होता है। मैंने कल बताया था जब सवाल करा रहा था ना फाइनल अकाउंट का, तो मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट के फेस के ऊपर आपने बुक वैल्यू शो करनी है। PPE हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एसेट हो। अब बुक वैल्यू डिफरेंट है हर स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे IAS 16 की बुक वैल्यू है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू ये भी हो सकती है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू भी बुक वैल्यू हो सकती है, तो वेरी करती है। IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है, उसकी कैरिंग वैल्यू होगी, तो ये हर स्टैंडर्ड की डिफरेंट। ठीक है, तो फिलहाल इसकी क्या है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्थ। और रीवैल्यूएशन मॉडल भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट जो होती है लेस अक्यूमुलेशन आ जाएगी, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, ये पहला सफा तो गया है हमारा हो। अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सफा है, लेकिन कितना को मैं पढ़ाऊं, थक गया हूं मैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये सफा आपने रीड करके आना है, मुझसे कल सवाल पूछने हैं, मुझे खपा देना है, रोल के रख देना है मुझे, बस जिस नियत से आपने ये पढ़ना है। ठीक है ना, या बस सारे को आज नहीं छोड़ते हम, ऐसे करके आ रही है आपने तैयारी इस सफे की। ठीक है, कर लोगे ना? देखते हैं फिर, हैं जोरे बाजू आपका। चले, अच्छा जी, अब 1-2 बातें करनी जरूर हैं। अब मेरा दिल है वो कर तो लेते, लेकिन भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करना है, तो पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं।